गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 में आपको शरद जोशी द्वारा लिखा गया एक लेख दिया गया है। इस लेख का शीर्षक है तुम कब जाओगे अतिथि। इस शीर्षक से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि लेख आखिर में आपको क्या बताना चाह रहा है। लेखक जो है कि अपने घर में आए हुए अतिथि से बहुत परेशान हो गया है, क्योंकि वह अतिथि उनके घर में टिककर बैठ गया है और जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब लेखक इस पाठ में आपको बता रहा है कि उसे उनके आने से क्या क्या परेशानियां हुई और अतिथि के इस तरह से ठहर जाने से लेखक व लेखक की पत्नी को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इस बारे में वह इस पाठ में हमें बता रहे हैं। हमने पिछले भाग में पढ़ा कि लेखक बता रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं कि अतिथि को आए हुए 4 दिन हो गए हैं, परंतु वह जाने का नाम ही नहीं ले रहे और जो लेखक हैं उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। जब अतिथि आए थे तो उन्हें एक अनजान सा डर उनके मन में धड़क रहा था और उनका बटुआ भी कांप गया, मतलब वे आर्थिक रूप से कमज़ोर भी नज़र आ रहे थे। फिर भी उन्होंने एक स्नेह भरी मुस्कुराहट के साथ उस अतिथि को गले लगाया और उनकी पत्नी ने भी उन्हें सादर नमस्ते किया और फिर अतिथि सत्कार सम्मान में उन्होंने जो रात का जो डिनर था उसमें 2 सब्जियां, रायते, मीठा बनाया और इसी आशा के साथ कि अब अतिथि मेहमान नवाजी कराकर दूसरे दिन चले जाएंगे। हम उन्हें रोकने का प्रयास भी करेंगे लेकिन वह नहीं रुकेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, इसके बाद पढ़ते हैं। पर ऐसा नहीं हुआ, मतलब कैसा नहीं हुआ कि अतिथि मेहमान नवाजी करा के चले जाए, ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। अब जो लेखक है वो कह रहे हैं कि जो अतिथि है वह दूसरे दिन भी अपनी प्यारी सी हल्की सी मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली, मतलब हमें जो दुख हो रहा था कि अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहे, जा नहीं रहे, हमने लेकिन हमारी पीड़ा को अतिथि के सामने बखान नहीं किया और प्रसन्न बने रहे, उनके सामने खुश रहे। स्वागत सत्कार के जिस बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। मतलब जब पहले दिन अतिथि आए थे तो हमने 2 सब्जी, रायता, मीठा बनाया, लेकिन लंच में हमने इस तरह का कुछ भी नहीं किया। हमने जो लंच में साधारण सा जो भोजन था उस तरह का भोजन बनाया और उन्हें परोसा। मतलब वहाँ से हम नीचे उतर चुके थे, मतलब जो रात का हमने जो डिनर तैयार किया था उससे थोड़ा हल्का हमने लंच तैयार किया। हमारे सत्कार का ये आखिरी छोर था, मतलब जो अतिथि सत्कार है उसका ये हमारा अंतिम बिंदु था। मतलब इसके आगे हम ज़्यादा अतिथि सत्कार नहीं कर पाएंगे, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। मतलब हमारे यहाँ पर इतने मेहमान आए हैं जिनका अतिथि सत्कार हम इतना ही कर सकते, इसके आगे नहीं बढ़े हैं। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। अब लेखक हैं जो अपने मन में सोच रहे हैं कि इसके बाद जो तुम्हारी विदाई है, प्रेम से ओतप्रोत विदाई, भावभीनी विदाई, मतलब हम तुम्हें बड़े ही प्रेम से विदा कर दें, ऐसा कुछ क्षण आ जाना चाहिए जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। अब जो लेखक हैं वो अपने मन में सोच रहे हैं कि हमने तुम्हें डिनर करवाया, लंच करवाया, ये हमारा आखिरी बिंदु था, ये हमारे सत्कार का आखिरी आतिथ्य था। इसके बाद हम तुम्हें विदा देना चाहेंगे और तुम्हें स्टेशन छोड़ने चाहेंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। अब जो अतिथि को आए हुए कौन सा दिन हो गया? तीसरा दिन। अब अतिथि ने मुझसे प्रश्न किया कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। ये आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। आघात अप्रत्याशित मतलब अनसोचता हुआ प्रहार, मतलब ऐसा प्रहार जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अब ये अतिथि अपने कपड़े धोबी को देने की बात कर रहा है। इसका मतलब है ये अभी भी यहीं टिका हुआ है। इसकी चोट मार्मिक थी, मतलब इसकी चोट थी वह मेरे दिल को छू गई। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यूं रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था।
लेखक कह रहे हैं कि जो तुमने धोबी को कपड़े देने की बात कही तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा जो नज़दीक है, मतलब तुम्हारा इतना मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ, इतना तुमसे घुल मिल रहा हूँ, ये ऐसे रबड़ की तरह खिंच जाएगा, मुझे इसका अनुमान नहीं था। पहली बार मुझे लगा कि देवता अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव या थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। आपने सुना होगा अतिथि देवो भव। तो जो लेखक है वो कह रहे हैं कि मुझे पहली बार लगा कि अतिथि हमेशा देवता नहीं होता है, वह कभी कभी तो इंसान और कभी कभी उस इंसान के अंश में राक्षस का रूप भी दिखाई देने लग जाता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था, तुम्हें जल्दी जाना होगा। अब जो लेखक है वो कह रहे हैं कि तुम्हारे कपड़े धोबी को देने के बजाय किसी लॉन्ड्री में दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। फिर मैं मन में ही सोचने लगा, जल्दी धुल जाएंगे, जल्दी आएंगे तो तुम जल्दी यहाँ से प्रस्थान करोगे, जल्दी यहाँ से चले जाओगे। मैं अपने मन में सोचने लगा। अब जो अतिथि है वो पूछ रहा है, कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं। मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। अब जो अतिथि है वो पूछ रहे हैं कि कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं। फिर जो लेखक है उन्होंने अपनी बनियान पर एक दिखावटी कुर्ता, मतलब अपने बनियान पर कुर्ता डाला और चलने के लिए निकल गए। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। अब जब अतिथि और लेखक दोनों निकलने लगे तो उनकी पत्नी ने, लेखक की पत्नी ने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। अब जो लेखक है वो उनकी पत्नी को जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हमारे अतिथि हैं इनके कपड़े हमें लॉन्ड्री पर देने हैं। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। जो लेखक है वो कह रहे हैं, जैसे ही मैंने उन्हें कहा कि अतिथि के कपड़े लॉन्ड्री पर देने, तो मेरी पत्नी की आंखें बड़ी हो गई और इन्हीं आँखों को देखकर मैंने पहले कुछ समय पूर्व अपने अकेलेपन की यात्रा, मतलब मैंने उनके साथ विवाह किया था, इन्हीं आँखों को देखकर, इन्हीं आँखों में अपना प्यार शुरू किया मैंने और अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त की। पर अब जब वे ही आँखें बड़ी होती है तो मन छोटा होने लगता है। जिन आँखों में मैंने कुछ समय पूर्व प्यार देखा था, आज वे आँखें बड़ी बड़ी हो गई तो मेरा मन छोटा हो रहा है। मतलब वे ऐसी भयावह आँखें मुझे बड़ी मेरे मन को छोटा कर रही थी। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा। उनको, मतलब उनकी जो लेखक की पत्नी है, उनको ये आशंका हो रही थी, उन्हें ये लग रहा था कि अब जो अतिथि है वो अभी कुछ दिन और अधिक दिनों तक यहाँ पर ठहरेंगे। यह आशंका निर्मूल नहीं थी, मतलब ये जो आशंका थी वह बिना जड़ वाली नहीं थी। निर्मूल का अर्थ होता है मतलब ऐसी थी कि जिसकी जड़ें जम चुकी है। अब ये अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहा है। तुम जा नहीं रहे अतिथि, तुम जा नहीं रहे। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो। अब जो लेखक है फिर अपने मन में सोच रहे हैं कि अतिथि, जो तुम्हारे कपड़े लॉन्ड्री में दिए थे वो धुलकर भी आ गए हैं, लेकिन तुम क्या हो, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है, तुम यही हो। मतलब जिस बिस्तर पर तुम सो रहे थे उस बिस्तर की चादर भी हमने धुलने को डाल दी, वो भी बदल चुके हैं, लेकिन तुम जाने का नाम नहीं ले रहे हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। अब जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं कि जब पहली बार तुम्हें देखा तो तुम्हें देखकर जो मुस्कुराहट हुई थी, जो प्रेम भरी मुस्कुराहट हमने देखी थी, अब वो धीरे धीरे फीकी पड़ गई है या फिर लुप्त हो गई। लुप्त का मतलब होता है गायब हो जाना, बिल्कुल गायब हो चुकी है। अब तुम्हें देखकर मुझे मुस्कुराहट भी नहीं आ रही है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। जब तुम आए थे तो हमने बहुत सारी बातचीत की, बहुत सारे हंसी मजाक किए, ठहाके लगाए। उन सारी रंगीन बातों जो इस कमरे के आकाश में उड़ रहे थे अब वह दिखाई नहीं दे रहे। मतलब अब हमारे बीच में जो हंसी मजाक पहले जो था वो अब समाप्त हो चुका है। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों में
कोनों से ठप्पे खाकर फिर सेंटर पर आकर चुप पड़ी है। मतलब जो लेखक है वो कह रहे हैं कि हम इतनी बातचीत कर की हमने, वो सारी बातचीतें अब कमरे के सभी कोनों में ठप्पे खाकर अब बीच के सेंटर में आकर चुप हो गई है। मतलब हम अब एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, इतना हमारे बीच क्या हो गया है, मनमुटाव हो गया है। मतलब हमने सारी बातचीत कर ली, अब हमारे बीच कोई बातचीत का विषय भी नहीं रहा है। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। अब जो लेखक है वो कह रहे हैं कि कल से ना तो तुम मुझसे कोई बातचीत कर रहे हो, ना ही मैं तुमसे कोई बातचीत कर रहा हूँ। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया। मतलब जो बातचीत का जो सिलसिला था वो अब समाप्त हो चुका है। चर्चा के विषय चूक गए। मतलब चर्चा के जितने भी विषय थे, चूक जाना मतलब सारी बातचीत पे हम सारी विषयों पे हमने बातचीत कर ली। वो किस पे थी, परिवार पे की, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदार, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आँख मारकर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया है। मतलब ये जो कह रहे हैं लेखक कि हमने ये सारे जो विषय हैं इन सभी विषयों पर बातचीत कर ली है, यहाँ तक कि हमने अपने पुराने प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। अब एक चुप्पी है, परंतु अब क्या है, एक चुप्पी है। अब हम दोनों एक दूसरे से चुपचाप एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन हमारे बीच अब कोई बातचीत का विषय नहीं रहा है। सौहार्द अब शने शने बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। मतलब अब क्या कह रहे हैं कि जो हृदय की सरलता थी, जो हम प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ आपसे बातचीत कर रहे थे, वो अब धीरे धीरे बोरियत में बदल रही है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है। पर तुम जा नहीं रहे हो। पर क्या है, तुम नहीं जा रहे। हमारी जो हृदय की सरलता थी वो किस में बदल गई है, बोरियत में बदल गई, धीरे धीरे बोरियत में बदल गई है। और हमारी जो मन की भावनाएं थी वो मन में गालियों का स्वरूप धारण कर चुकी है। पर तुम जाने का नाम नहीं ले रहे हो। तुम्हारा जो व्यक्तित्व है किस अदृश्य गोंद से चिपक गया है। मतलब तुम किस चीज़ से यहाँ चिपक गए हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमारा जो परिवार है वो इस भेद को नहीं समझ पा रहा है कि तुम किस कारण यहाँ पर इतने दिनों तक ठहर चुके हो। और बार बार हमारे मन में यही प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। धन्यवाद।